पूछा जाता है तो वो कहीं न कहीं घुमा फिरा के पूछा जाता है, बालक से रिलेट करके पूछा जाता है, ठीक है। तो जब हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझे होते हैं तो चीज़ें जो होती हैं एग्ज़ाम के टाइम में कहीं न कहीं हमें कन्फ्यूज़ करती हैं। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए फ्रेंड्स मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका चिंतन। चिंतन जो है हम बालक भी करते हैं, हम व्यक्ति भी करते हैं, ठीक है। तो चिंतन क्या है इस क्लास में हम पूरी तरह से समझेंगे और चिंतन की विशेषताएँ क्या-क्या हैं इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। और चिंतन की फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 2 वीडियोज़ होंगी, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आगे बना दूंगी। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने बहुत सी वीडियो सीडीपी से रिलेटेड और सीटेट के क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। यदि आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं, व्याख्या पूरी तरह से समझना चाहते हैं बेसिक लेवल से, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें और फिर कमेंट में अपनी राय दें कि क्या आपको सच में चीज़ें जो हैं वो बेसिक से समझ में आई हैं या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, ताकि मैं आगे और क्लियर करके चीज़ों को बता सकूं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्लास को। और मैं पहले देना चाहती हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आप पहले इन चीज़ों से कुछ सीख सकें और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जो क्लास है आपकी वो है चिंतन की। तो पहले चिंतन देख लेते हैं क्या है। चिंतन मानसिक मतलब आंतरिक मन से सोचने वाली चीज़। मानसिक मतलब आंतरिक मन से, आप मन सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि मानसिक से मन समझ में आए। तो फ्रेंड ये मानसिक हो गया, जिसको आप मन से रिलेट करके देखिए। और संज्ञानात्मक जो हो गया, संज्ञानात्मक को आप रिलेट करिए संवेग से। संवेग ना, संवेग जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है संवेग क्या है। जैसे संवेग में आपका डर आ जाता है, भय आ जाता है, ठीक है, प्रेम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये कहीं न कहीं आपके हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ठीक है। चिंतन जैसे अगर हम बात करें भय से, तो हाँ कभी-कभी ये होता है कि हमें किसी चीज़ से भय लगता है, तो हम उस पर चिंतन करते हैं कि क्या रीज़न है कि हमको भय लग रहा है और क्या हम ऐसा करें कि हम उस चीज़ से डरे नहीं ना। और क्रोध में भी होता है कि जब हम क्रोध में होते हैं और कोई हमसे गलती हो जाती है तब भी हम क्या करते हैं, चिंतन उस टाइम भी करते हैं। बस ये है कि उस टाइम संज्ञान से हम संवेग से हम चिंतन करते हैं, ठीक है। संवेग से मैंने कहा संज्ञानात्मक की बात जब आए तो आप संवेग को याद रखें और इनके ऑप्शन जो भी हैं आपको मैंने अभी भी बताया उनको याद रखें। और मानसिक को हमेशा आप लीजिए मन से, ठीक है। जब आप बेसिक चीज़ों को बेसिक तरीके से सीखेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी फ्रेंड्स मिलेंगी जब आपकी को लगेंगी कि हाँ ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कि चिंतन मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया दोनों है, ठीक है। ये फ्रेंड्स समझ में आया होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ, जिसका उद्देश्य है समस्या समाधान ना। फ्रेंड्स समस्या समाधान आपके लिए नया नहीं होगा। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है लगभग हर क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा डाला है, 10 क्वेश्चन मैं लेती हूँ अपनी एक वीडियो में, तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं बच्चे के समस्या समाधान से रिलेटेड होते हैं। और समस्या समाधान का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो और उसको सॉल्व करना हो, ठीक है। प्रॉब्लम हो और उसको सॉल्व करना है। तो हम जब कोई समस्या आएगी तो हम समाधान कैसे करते हैं, आप ये सोचिए। हम उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में सोचते हैं और उस समस्या के बारे में जितनी भी हो सकती है हमें जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसका क्या करते हैं, समाधान निकालते हैं। जैसे अगर एक बार मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो ये हमारे लिए समस्या है एक तरफ से कि हमें सीटेट हमारा क्लियर नहीं हुआ।
अब अगले साल के लिए आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो अगले साल जब आप तैयारी करेंगे तो आप यही सोचेंगे ना कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को आप सुधारेंगे, अच्छे से विचार करेंगे। तो यही आपका हो गया क्या है, समस्या समाधान। और आने वाले जब आगे जो सीटेट आपका आ रहा है उसमें आप क्लियर कर ले जाएंगे तो समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो ये कैसे संभव हुआ, समस्या समाधान कैसे संभव हुआ, चिंतन के द्वारा। और चिंतन क्या है, मानसिक भी हो सकता है और संज्ञानात्मक भी है, ठीक है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं, चिंतन मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है। तो जो चिंतन है, जैसे सोचने की जो क्षमता है, अगर चिंतन की बात मैं करूँ तो आप थिंकिंग समझ लीजिए ना, थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग, सोचना। अब सीधे समझिए, चिंतन, चिंतन मतलब वो चिंता नहीं कि जो है आपका बीपी हाई लो हो जाए। सोचना एक तरफ से थिंकिंग, जो नॉर्मली हम सोचते हैं, ठीक है, वो आप थिंकिंग से रिलेट करिए। तो जो सोचना है वो अन्य प्राणियों से हमें मनुष्यों को कैसे अलग करता है, क्योंकि जानवर जो है वो चिंतन अगर कर पाते तो क्या ही दिक्कत होती ना, तो वो चिंतन नहीं कर सकते। और मैं एक लाइन मैंने इसमें ये लिख दिया है कि जो चिंतन होता है वो, हाँ, ये जो सोचने की क्षमता होती है, कहीं ना कहीं ये जब बच्चे 3 to 12 ईयर के होते हैं, 12 ईयर के, तो इन चीज़ों को सृजनात्मक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से का मतलब मैंने बताया है आपको, हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि जब सृजनात्मक की बात आए तो क्रिएटिविटी को लें, क्या लें, क्रिएटिविटी। बालक जो होता है चिंतन को एक चिंतन के प्रकार से नहीं लेता है। अगर यदि आप ही बताइए, चिंतन, सोचने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। जैसे एक व्यक्ति किशोरावस्था में कोई बालक है तो वो किस प्रकार का चिंतन करेगा, और जो 25 ईयर या 18 के एबव हैं, जो प्रौढ़ावस्था में आते हैं, वो चिंतन कैसे करेंगी। और वही चिंतन है लेकिन एक 5 साल का या 10 साल का बच्चा किस प्रकार का चिंतन करेगा। तो सबके चिंतन की परिभाषाएं भले एक हो, लेकिन सभी के चिंतन करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। इसलिए बालक जो होते हैं वो सृजनात्मक चिंतन करते हैं, क्रिएटिविटी उनमें होती है। वो ऐसा नहीं करते कि हम किसी चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हो जाएं या इतना ज़्यादा सोचने लगे कि हमारा बीपी हाई लो हो जाए ना। ऐसा हम नॉर्मल देखते हैं। जो लोग वयस्क लोग होते हैं, जो लोग प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था में, किशोरावस्था की बात छोड़िए, प्रौढ़ावस्था में लोग जब जाते हैं तो वो कभी कभी इतनी थिंकिंग कर लेते हैं, इतना चिंतन कर लेते हैं कि इस टाइम आप देख रहे होंगे कि उनकी बीपी हाई या लो हो जाया करती है, ठीक। तो बालक ऐसी चिंतन नहीं करते हैं, बालक चिंतन करते हैं जो है उनमें सृजनात्मक चिंतन। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है आपका सृजनात्मक चिंतन, ये आपको सीटेट में अगर 2 से 3 नंबर न दिलाए सीटेट में, सीडीपी में, तो आप बताइएगा। देखिए, सृजनात्मक चिंतन के 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 4। धारा प्रवाह, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद समझेंगे। मौलिकता, लचीलापन, विस्तारण या व्याख्या। अब हम चारों को समझते हैं। धारा प्रवाह का मतलब क्या है? धारा प्रवाह का मतलब है जब बालक एक सृजनात्मक चिंतन करता है तो उसमें वो ये नहीं सोचता है कि हमें कहाँ रुकना चाहिए, वो एक तरह से पूरी तरह से कल्पना में अपने सृजनात्मक तरीके से सोच लेता है, चिंतन कर लेता है एक ही फ्लो में। जैसे यदि बच्चे से कह दिया गया कि आपको स्वर और व्यंजन याद करके आना है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं इस चीज़ पे चिंतन करनी होगी कि किस तरह से हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे, या किस तरह से इसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे कि हम कल मैम या सर के सामने चीज़ों को बता पाएँ। तो कहीं न कहीं वो अपने बड़ों से हेल्प लेगा, चाहे जैसे भी उसको पढ़ेगा। तो ये जो शुरू में बच्चा पूरी तरह से सोचेगा कि मुझे कल मैं यहाँ से घर जाऊँगा, घर जाके मैं ड्रेस चेंज करूँगा, खाना खाऊँगा, उसके बाद मैं रीडिंग लगाऊँगा, ऐसा रीडिंग लगाऊँगा या मम्मी से पढ़ूँगा, दीदी से, भैया से, किसी से पढ़ के कल मैम को पक्का मतलब सुना दूँगा। तो ये एक धारा प्रवाह है कि बच्चा जब सोचता है तो उसमें रुकता नहीं है कहीं पे भी। वो नेगेटिविटी तो बच्चे में एकदम ही नहीं आती कि नहीं हम याद नहीं करेंगे, कल भी मार खा लेंगे। तो बच्चा क्रिएटिव सोचता है, सृजनात्मक तरीके से सोचता है। तो धारा प्रवाह समझ में आया होगा। मौलिकता क्या है? मौलिकता ये है कि जैसी चीज़ें होती हैं, मौलिकता जब भी बात आए तो आप इसको नेगेटिव से नहीं, आप इसको पॉजिटिव चीज़ों से लें। किससे लें? पॉजिटिव चीज़ों से लें, सकारात्मक तरीके से लें। मौलिकता क्या है कि
कि बच्चा जब भी कोई चीज़ सीखता है तो उसको ये नहीं लगता कि हमारे ऊपर जो है कि हमें ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है, नहीं। बच्चे को ये लगना चाहिए जब बच्चा सृजनात्मक चिंतन कर रहा है तो इसका मतलब कि बच्चे को ये लग रहा है कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि मुझे ये सीखना है, ठीक। तो ऐसा नहीं बच्चे में होता कि नहीं उसको ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है। जब क्रिएटिव बच्चा होगा, सृजनात्मक तरीके से बच्चा सोचेगा तो उसमें मौलिकता होगी, ठीक है। लचीलापन, कभी वो बच्चा याद भी करेगा, कभी बच्चा भूल जाएगा, मतलब त्रुटि और प्रयास चलता रहेगा बच्चे का ना। तो लचीलापन भी आप समझे होंगे। लचीलापन कि कोई चीज़ बच्चा ये नहीं कि आज अगर लर्न कर लिया तो उसको आजीवन लर्न ही रहेगा, वो कभी कभी भूलता रहेगा। जैसे अगर अपने बच्चे ने 1 to 10 लर्न किया तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 1 to 10 वो एक सीरियल से लिख सके, पढ़ सके, बोल सके, कुछ बच्चा उसमें भूल भी सकता है। तो लचीलापन होता है, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन में सब में, चाहे हम करें या आप करें चिंतन, कहीं न कहीं लचीलापन होता है। जैसे हम सोचते हैं कि चलिए सीटेट यूपीटेट दोनों क्लियर करना है ना, सीटेट यूपीटेट दोनों क्लियर करना है, तब सुपर टेट में बैठेंगे। लेकिन लचीलापन ये आ जाता है कि कोई बात नहीं, अगर सीटेट हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, यूपीटेट क्वालिफाइड है, तब भी तो हम सुपर टेट में बैठ सकते हैं ना। तो ये कहीं न कहीं लचीलापन आ जाता है, ठीक है। अब चौथा है आपका विस्तारण या व्याख्या। विस्तारण या व्याख्या मतलब जब बच्चा चिंतन करता है तो पूरी विस्तारित तरीके से करता है, पूरी तरह से वो व्याख्या करता है खुद से कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। और अगर किसी छोटे बच्चे से आप कोई क्वेश्चन कर लेते हैं कि मतलब बताइए आप कैसे थे ना, तो बच्चा ये भी बताएगा कि वो कैसा है, उसके घर के परिवार लोग भी कैसे हैं, और जो उसके घर में बिल्ली या कुत्ते पाले गए हैं वो भी कैसे हैं। मतलब कहने का मतलब है पूरा व्याख्या करते हैं बच्चे जो हैं। तो आई होप मेरी बात क्लियर होगी। धारा प्रवाह, बच्चा सोचते समय सृजनात्मक तरीके से कहीं भी रुकता नहीं, एक पूरी लाइनिंग में वो सोचता जाता है, ठीक है। और मौलिकता, बच्चे में मौलिकता होती है कि निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव भी सोचना है। लचीलापन होता है कि जो चीज़ बच्चा याद करता है वो कहीं न कहीं भूलता है, और फिर याद करता है, भूलता है, मतलब त्रुटि और प्रयास उसका जारी रहता है। जब बच्चा किसी चीज़ को सोचता है तो पूरा व्याख्यान तरीके से, वो बहुत ही विस्तार तरीके से सोचता है, चिंतन करता है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण हैं। देखिए ग्राहम वॉल्स और कॉफमैन। कॉफमैन आप ऐसे लिख लीजिएगा और कॉपी पे ज़रूर आप इसको कंप्लीट करिएगा। कॉफमैन सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण बताए हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स कौन कौन से। आयोजन, उद्भवन, उद्भासन और सत्यापन। जैसे अगर मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो चिंतन कर रहे हैं तो वो किस किस चरण से होकर गुजरेंगे। पहले क्या करेंगे, किसी चीज़ की क्या करेंगे, अगर चिंतन कर रहे हैं तो उसकी आयोजन मतलब तैयारी करेंगे। क्या करेंगे, तैयारी। जैसे आपको सीटेट क्लियर करना है तो आपने ज़रूर सोचा होगा, एक बार थिंकिंग करी होगी, चिंतन किया होगा कि हमें कैसे सीटेट को क्वालिफाई करना है ना। तो आपने तैयारी करी होगी कि पहले सिलेबस को इकट्ठा किया होगा कि ईवीएस का सिलेबस क्या है, सीडीपी का सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस। तो तैयारी हो गई आपकी, ठीक। अगला देखते हैं आपका उद्भवन। उद्भवन जैसे सुप्तावस्था। सुप्तावस्था की तैयारी, उद्भवन मतलब सुप्तावस्था, इसको बहुत नामों से जाना जाता है तो इसलिए आप इसको देखते रहें। तो उद्भवन मतलब सुप्तावस्था। सुप्तावस्था मतलब ये आपका हो जाएगा कि जब हम तैयारी करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी तैयारी बराबर नहीं चलती है ना। जैसे हम कभी-कभी होता है टाइम टेबल पढ़ने के लिए बनाते हैं 1 हफ़्ते का, लेकिन हम 3 दिन ही पढ़ पाते हैं, 1 दिन तो गैप हो ही जाता है। हम ना चाहें कि ना गैप हो, लेकिन फिर भी गैप हो जाता है। तो सुप्तावस्था भी बीच-बीच में आ जाती है। आई होप आपको क्लियर होगी बातें। फिर आता है आपका उद्भासन। उद्भासन मतलब प्रकाशन, ठीक है। उद्भासन मतलब प्रकाशन। प्रकाशन क्या है कि जब हम तैयारी कर लेते हैं और कहीं न कहीं तैयारी करने के बावजूद कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हम कहीं भटक जाते हैं कि कुछ समय के लिए वो तैयारी छूट जाती है। तो फिर अचानक से कहीं न कहीं से हमें ये याद आता है कि अरे नहीं, हमको तो तैयारी करनी है, हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा सीटेट क्लियर नहीं होगा ना। तो ये आपका एक तरह से प्रकाशन हो गया, उद्भासन हो गया, उद्गम हुआ आपका ना। उसके बाद आप
सत्यापन करेंगे। सत्यापन मतलब मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। जैसे आप जब तैयारी पूरी तरह से कर लेंगे, जैसे आप तैयारी करेंगे, उस तैयारी में कहीं न कहीं गड़बड़ी होगी, कुछ दिन तैयार हो पाएगा क्वेश्चन, कुछ दिन तैयार नहीं हो पाएगा। उसके बाद कहीं से आपको अचानक से याद आएगा कि हाँ सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, अब तैयारी करनी है। उसके बाद आप मूल्यांकन करेंगे अपना कि हमारी कितनी तैयारी हुई है, ठीक। आई होप बात क्लियर होगी। जब हम चिंतन करते हैं, सृजनात्मक चिंतन, तो हमें इन 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। देखते हैं चिंतन की विशेषता। तो चिंतन की शुरुआत समस्या से होती है। हाँ, जब कोई समस्या नहीं होगी तो आप थिंकिंग क्यों करेंगे भाई? थिंकिंग करेंगे तब? आप थिंकिंग नहीं कर सकते अगर कोई समस्या ना हो। आपकी लाइफ बिल्कुल ही अच्छी चल रही है, एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब हो, सब कुछ सुखी शांति से हो। तो जब समस्या ही नहीं रहेगी तो आप सोचेंगे क्यों ना? तो जब समस्या होगी तभी तो सोचेंगे। तो चिंतन की शुरुआत समस्या से होती है। अगला देखते हैं, मनुष्य में स्वाभाविक रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल चिंतन जो है स्वाभाविक रूप से है। हमें कहीं कोचिंग में जाके सोचने की आपको क्लास नहीं लेनी पड़ती या कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है कि हमको कैसे सोचना है ना। तो ये स्वाभाविक है, मनुष्य में चिंतन जो है वो स्वाभाविक है। चिंतन में मुद्दा या विचार शामिल होता है। बिल्कुल, यदि कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो हम चिंता किस चीज़ की करेंगे, है कि नहीं? चिंतन क्यों करेंगे, थिंकिंग क्यों करेंगे? मतलब अगर सीटेट हमको क्लियर ही नहीं करना होगा तो हम सीटेट के बारे में क्या चिंतन करते? नहीं करते। थिंकिंग करते? नहीं करते। सोचते? नहीं सोचते, ठीक। चिंतन में वस्तु या चिन्ह चिन्हित होता है। तो सही बात है कि इसमें एक उद्देश्य होता है कि हमको ये चीज़ करनी है। जैसे हमको सीटेट क्लियर करना है, ठीक है, तो हम सीटेट से रिलेटेड ही तो चिंतन करेंगे। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आई होप मेरी बात क्लियर होंगी। चलते हैं आपके अगले टॉपिक पे। ये है आपका लास्ट टॉपिक। इसको अच्छे से समझते हैं, जो चिंतन की विशेषता में ही है। कह रहा है चिंतन तार्किक है, यह कल्पना से अलग है। देखिए, चिंतन तार्किक कैसे है? अब तार्किक क्या चीज़ है? तर्क उसे कहते हैं। तर्क क्या है? तर्क उसे कहते हैं जिसका हम मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। मूल्यांकन करना मतलब टेस्ट लेना, परीक्षा लेना, ठीक है। मूल्यांकन कर सकें और जिसको हम मूल्यांकन करने के बाद प्रूफ कर सकें ना, उसको हम प्रूफ कर सकें कि हाँ, हमने ये जो मूल्यांकन किया है वो सही है या गलत है। तो चिंतन प्रूफ करके दिखाता है आपको, ठीक है। लेकिन कल्पना में क्या ऐसा होता है? कल्पना तो अथाह सागर है। कल्पना हम करते जाएंगे, कल्पना कभी ख़त्म नहीं होगी। और कुछ कल्पनाएं ऐसी है जिसको हम कभी प्रूफ नहीं कर सकते, है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे कल्पनाएं हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर बालक है, वो इतनी सारी कल्पनाएं करेगा। बालकों में लगभग जब वो छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, 2 से 3 साल की एज होती है उनकी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना करते हैं। लेकिन जब बच्चा 6 to 12 ईयर का होता है तो उसमें चिंतन आ जाता है, क्योंकि वो तर्क करने लगता है चीज़ों में, और वो सही गलत पहचानने लगता है, अच्छा बुरा पहचानने लगता है, छोटा बड़ा पहचानने लगता है। तो चिंतन तार्किक है, जो कल्पना से क्या है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि चिंतन को प्रूफ किया जाता है, कर सकते हैं, कल्पना को प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखते हैं, आपका टॉपिक है चिंतन लक्ष्योन्मुखी होता है। तो हाँ, सही है। चिंतन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, इसका कुछ न कुछ पर्पस होता है, ठीक है। क्या होता है? पर्पस होता है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स, ठीक है। पर्पस होता है। देखिए, आगे देखते हैं, आपका अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है चिंतन मानसिक एवं संज्ञानात्मक दोनों होता है। तो मैंने अभी आपने चिंतन की परिभाषा में ही देखा कि चिंतन मानसिक एवं संज्ञानात्मक दोनों होता है। चिंतन मन से भी होता है और कभी कभी संवेग से भी होता है। आई होप आपको जो क्लास होगी वो बढ़िया लगी होगी और टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप उससे कुछ नया सीख सकें और अपनी तैयारी को जांच सकें। अगली वीडियो के आने तक फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।